हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो विज्ञान के प्रश्नों को शामिल किया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप टीआरई 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इसको लास्ट तक अच्छे से पढ़ लेते हैं और जितने भी पार्ट हमने साइंस के अपलोड किए हैं सभी पार्ट को देख लेते हैं तो गारंटी है कि एक भी प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा पूरा। चलिए, पहला प्रश्न हम देखते हैं। अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यह पूछा गया है कि यदि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं तो लिफ्ट के फर्श पर जो है आपके भार द्वारा जो बल लगेगा वह बल कितना होगा। तो देखिए, अगर हम इसमें बात करें तो वह जो बल होगा वह लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के नीचे आते समय शून्य होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर लिफ्ट जो है वह 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है तो उस समय जो दबाव नहीं पड़ेगा और जो है कि शून्य हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिरे तो क्या होगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें, एक पंख हो गया, एक रबड़ की गेंद हो गया और एक लकड़ी हो गई। अगर इसको निर्वात में जो है कि गिराया जाएगा तो तीनों चीज एक साथ गिरेगी। जी हाँ दोस्तों, इस चीज को आप याद रखिएगा। कभी भी जो है कि कोई भी कितनी भी भारी वस्तु हो, जैसे अगर एक हाथी है और एक जो है कि अगर हम पंख ले लें, दोनों को निर्वात में गिराएं तब भी दोनों वह वस्तु जो है वह एक साथ गिरेगी। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है वह आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि प्रकाश की गति किसके बीच में से जाते हुए न्यूनतम होती है। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रकाश की जो गति है इनमें से किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी, तो इसका जो सही आंसर है, देखिए प्रकाश की गति आपका निर्वात में भी बहुत ज़्यादा होती है, साथ ही में जल में भी ज़्यादा होती है और यहाँ पर आपका वायु में भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए कांच में जो है कि इन तीनों में से सबसे कम जो है वह कांच में होगी। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्योंकि कांच का जो अपवर्तनांक है वह आपका ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपका जो जल का अपवर्तनांक है कम होता है, वायु का कम होता है। तो इसलिए कांच का ज़्यादा अपवर्तनांक होता है, तो इसलिए वहाँ से जो प्रकाश गुजरेगी वह न्यूनतम होगी। तो इस चीज़ को याद रखेगा, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें से कम जो है कि उसके प्रकाश निकलेगी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है यह किसके द्वारा संभव है। तो देखिए, यह जो है वह आपका प्रिज्म के द्वारा संभव है। जी हाँ दोस्तों, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात जो है प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अवयवी वर्णों में इसका विक्षेपण हो जाता है, विभाजित हो जाता है। इसी को जो है कि वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, प्रिज्म द्वारा जो है किसी प्रकाश को हम वर्ण विक्षेपित कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। यह प्रतिबिंब कैसा होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के सामने जो है सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए अगर बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं तो यह जो प्रतिबिंब आपका होगा वह कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। जी हाँ दोस्तों, कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो देखिए, अगर हम बात करें ध्वनि की जो तीक्ष्णता है वह आपका किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो वह निर्धारित की जाती है ध्वनि के तरंग दैर्घ्य द्वारा। जी हाँ दोस्तों,
ध्वनि के तरंगदैर्घ्य द्वारा ध्वनि की तीक्ष्णता को ज्ञात किया जाता है। किसी एकांक क्षेत्रफल में जो है कि 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को जो है ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। और सामान्यतः जो है कि प्रबलता और तथा तीव्रता को आपस में पर्यायवाची समझ लिया जाता है, लेकिन जो है कि वास्तव में ऐसा नहीं होता। प्रबलता और तीव्रता अलग अलग होती है, तो इस चीज को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो देखिए, अगर हम इसमें बात करें फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण की जो कि डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा? फोटोवोल्टिक सेल हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप हमको टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के हमको टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका लिंक वगैरह दिया जाता है। साथ ही में कोई पीडीएफ रहती है तो पीडीएफ भी शेयर किया जाता है, और कोई सूचना रहती है तो वह भी बता दिया जाता है। तो इसलिए हमको जरूर फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसके परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें जो बॉल बेयरिंग का उपयोग है, यह जो है कि स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से परिवर्तित जो करने के लिए किया जाता है, यह किया जाता है रोलिंग घर्षण। जी हाँ दोस्तों, रोलिंग घर्षण को जो है कि परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के लिए बाद में अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, और यह गोलकीपर को किसके प्रकार सक्षम बनाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें यह जो गोलकीपर है किसके द्वारा किस प्रकार द्वारा जो है कि सक्षम बनाता है, तो यह जो है कि आपका संवेग परिवर्तन की दर द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो फुटबॉल के खेल में जो गोलकीपर होता है वह फुटबॉल को गोल करने के पकड़ने के लिए जो है अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ऐसा अगर वह नहीं करेगा तो जैसे कि वहाँ पर जो है कि तुरंत बॉल रुकेगी और उसके हाथ से छटक जाएगी। और दूसरी चीज़ यह भी होगा कि हाथ में बहुत तेज चोट भी लगेगी। तो कभी कभी पूछा जाता है कि जो क्रिकेट मैच में खिलाड़ी जो है वह कैच पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचते हैं, तो वह इसलिए खींचते हैं क्योंकि जिससे संवेग परिवर्तन हो जाए, और संवेग परिवर्तन जो दर है वह थोड़ा कम हो जाए, जिससे कि उनको चोट हाथ में नहीं आती है। तो इसलिए वह पीछे की तरफ खींचते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। तो देखिए, अगर हम बात करें अनुदैर्घ्य तरंगों का जो उदाहरण है वह आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो यह जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वह हो जाएगा ध्वनि तरंग का। जी हाँ दोस्तों, अनुदैर्घ्य तरंगों का जो उदाहरण है वह ध्वनि तरंग का उदाहरण है। तो इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। यह 10 क्वेश्चन आपके जो है वह फिजिक्स के हो गए। चलिए अब हम जो है कि 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के देखेंगे, फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन हम जो है बायोलॉजी के देखेंगे। तो चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। अगर हम 11वें प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि एक ही प्रकार का परमाणु इनमें से किनमें मिलता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्राकृतिक तत्व। जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक तत्व में जो है कि एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। अभी कल यह जो है कि आपको वीडियो में बताया था कि इनमें से जो है ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पोटेशियम। जी हाँ दोस्तों, सबसे जो क्रियाशील है पोटेशियम है, फिर उसके बाद आपका सोडियम है, फिर उसके बाद आपका कैल्शियम है, फिर आपका आयरन हो जाएगा। तो इस ऑप्शन के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा क्रियाशील पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर आपका जो है कि आपका कैल्शियम हो जाएगा, फिर आयरन हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से
किसे श्वेत धातु भी कहते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें श्वेत धातु का तो किसको जो है कि श्वेत धातु कहा जाता है। तो देखिए श्वेत धातु के बारे में बात करें तो श्वेत धातु जो है वह लेड और लिथियम या अन्य धातुओं या जैसे कैडमियम हो गया, बिस्मथ हो गया और जस्से का मिश्र धातु हो गया, तो इन सभी को कहते हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो वनस्पति तेल से जब हम वनस्पति घी को बनाते हैं तो उसमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वह है हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा इसको बनाया जाता है और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है कि वनस्पति तेलों के साथ वनस्पति वसा बनती है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार करिए। तो देखिए यह जो आपका विचार इसमें वाक्य दिया गया है कि उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं। तो क्या यह ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए अगर हम इस पे बात करें जो उत्कृष्ट धातुएं होती हैं या प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं, तो इसका ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला आपका सही है। वहीं पर दूसरा जो ऑप्शन दिया गया आपका कि यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं, तो यह आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आयोडीनकृत जो है लवण में रहता है। तो आयोडीकृत जो लवण है उसमें क्या रहता है। तो उसमें अगर हम बात करें तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। जी हाँ दोस्तों, जो आयोडीकृत लवण होता है उसमें आपका पोटेशियम आयोडाइड रहता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि खाने का नमक किससे बनता है। तो देखिए अगर हम बात करें खाने का जो नमक है यह आपका बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। जी हाँ दोस्तों, खाने का नमक आपका क्या होता है या NaCl होता है। इसमें आपका मजबूत अम्ल भी होता है और मजबूत क्षार भी होता है और यह दोनों मिल करके आपका जो है वह लवण बनाते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। जी हाँ दोस्तों, सभी जैव यौगिकों का जो अनिवार्य मूल तत्व है यह आपका क्या है। तो यह जो आपका है वह है कार्बन। जी हाँ दोस्तों, जैव यौगिक दिया गया है तो यानी कि कार्बन के बारे में बात किया गया, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन किसमें अनुपस्थित होता है। तो वह है केरोसिन में। जी हाँ दोस्तों, केरोसिन में आपका ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। इसके अलावा आपका मिट्टी वगैरह में पाया जाता है, सीमेंट वगैरह में पाया जाता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो देखिए अगर हम बात करें सिगरेट लाइटर जो होता है उसमें जो गैस प्रयोग की जाती है वह आपका होता है ब्यूटेन। जी हाँ दोस्तों, उसमें आपका ब्यूटेन शामिल होता है। तो इस चीज को आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से जो है यहाँ से आपके बायोलॉजी के प्रश्न स्टार्ट हो गए आपके। चलिए देख लेते हैं बायोलॉजी के प्रश्नों को। तो दिया गया है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वह कौन सा विटामिन होता है। तो देखिए रक्त का जो थक्का बनाने में काम आता है वह आपका विटामिन के होता है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन के द्वारा जो है वह खून का थक्का जमता है। वहीं पर अगर हम बात करें जो है कि विटामिन ए किसमें काम करता है, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी नामक रोग हो जाता है, तो इसलिए विटामिन ए लेना भी जरूरी है। विटामिन बी की कमी से आपको बेरी नामक रोग होता है, पेलाग्रा नामक रोग होता है। तो इन सब चीजों को याद रखिएगा। विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स नामक रोग होता है, तो इसको याद रखिएगा। और विटामिन के की कमी से क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन
प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अगर हम इसमें बात करें जो विटामिन है प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह आपका जो सही आंसर है वह है विटामिन के। जी हाँ दोस्तों, विटामिन के को जो है कि प्रयोग किया जाता है और इसकी कमी से व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि जो है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गी कैल्सीफेरॉल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि इनमें से किस विटामिन को जो है कि अर्गी कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है विटामिन D2। जी हाँ दोस्तों, विटामिन D2 को जो है वह आपका अर्गी कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्गो कैल्सीफेरॉल इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए जो है यह कहाँ भंडारित होता है। तो यह आपका होता है यकृत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपसे इस बार जो है कि लगभग 95% उम्मीद है कि यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है। तो यकृत में जो है कि विटामिन ए भंडारित होता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए सही सुमेलित नहीं है, इसमें अगर हम बात करें तो रेटिनल जो आपका सुमेलित है जियोथैलेमिया से सुमेलित है, यह आपका सही है। वहीं पर अगर हम बात करें टोकोफेरॉल बेरीबेरिस से संबंधित है तो यह आपका गलत है। जी हाँ दोस्तों, टोकोफेरॉल जो है कि बेरीबेरिस से संबंधित नहीं है, तो यह गलत आपका है। साइनोकोबालामीन जो है यह रक्त अल्पता से संबंधित सही है आपका, और अर्गो कैल्सीफेरॉल रिकेट्स से है, तो यह भी सही है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह बी वाला हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन आपका गलत दिया गया है और गलत ही आपको ढूंढना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है। तो इसमें भी आपको बताना है कि कौन जो है कि सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें विटामिन B1 संतरा लिखा है, तो देखिए इसमें जो है कि इसमें आपका जो B1 संतरा में B1 जो पाया जाता है वह काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों आप इसको गलत नहीं मान सकते क्योंकि इसमें एक ऑप्शन आपका ई वाला दिया गया है, तो इसलिए आप इसको भी सही मानेंगे क्योंकि विटामिन B1 पाया जाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ज़्यादातर जो है संतरा में आपका विटामिन C पाया जाता है। और दूसरे की बात करें विटामिन D जो है वह कार्ड यकृत तेल में पाया जाता है, तो यह भी आपका सही है। विटामिन E जो है वह गेहूं अंकुर तेल में पाया जाता है, तो यह भी सही है। और विटामिन K जो है वह अल्फा से संबंधित है, तो यह भी आपका सही है। तो इसलिए चारों ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको ई वाला ऑप्शन आपके एग्जाम में नहीं दिया रहता तब ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कि कोबाल्ट पाया जाता है। तो देखिए जो आपका कोबाल्ट पाया जाता है यह वह पाया जाता है विटामिन B12 में। जी हाँ दोस्तों, विटामिन B12 में पाया जाता है, जिसको कि हम लोग साइनोकोबालामीन बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। और B12 किस में पाया जाता है, तो यह मांस में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि में जो है कि विटामिन B12 पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिणाम होता है। तो देखिए अगर हम बात करें एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में जो रक्त का कुल परिणाम होता है वह 5 से 6 लीटर स्वस्थ मनुष्य में रक्त पाया जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और रक्त क्या है, रक्त एक आपका तरल संयोजी ऊतक है, तो इसको याद करेंगे। और यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील होता है, तो इसको जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें इनमें से कौन एंटीबायोटिक नहीं है, तो देखिए एरिथ्रोमाइसिन जो है यह आपका एंटीबायोटिक है। वहीं पर पेनिसिलिन भी आपका एंटीबायोटिक है और टेट्रासाइक्लिन भी जो है वह भी आपका एंटीबायोटिक है। लेकिन जो है ऑक्सीटोसिन जो है यह आपका एंटीबायोटिक नहीं है, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। यह तो आपका एक हार्मोन्स है जो कि स्तनधारियों में पाया जाता है, ऑक्सीटोसिन, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है। तो
तो देखिए हेपेटाइटिस बी जो है विषाणु का उद्भवन काल जो होता है वह होता है 30 से 180 दिन। जी हाँ दोस्तों, 30 से 180 दिन जो है किसका उद्भवन काल होता है, जब आप संक्रमण के कुछ समय बाद जो है रोगों के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, और इस काल को जो है कि उद्भवन काल कहा जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो दोस्तों यह आज के टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि आपके साइंस के प्रश्न थे, और यह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, और साइंस की जितने भी पार्ट हमने अपलोड किए हैं सभी पार्ट को आप देख जाइएगा और सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जो चीज़ें नोट करने वाली हैं आप नोट कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं जितना कि मैं करवा रहा हूँ साइंस का या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का या बिहार स्पेशल का, तो गारंटी है कि इन तीनों में से आपको पूरे प्रश्न मिल जाएंगे। तो इसलिए आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा पूरा। और दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही में यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, और हमको टेलीग्राम पर तो जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर टेलीग्राम पर आपको लिंक दिया जाता है वीडियो का। साथ ही में जो है कि कोई सूचना रहती है तो बता दिया जाता है, और कोई जो है कि पीडीएफ वगैरह रहती है तो वह भी शेयर किया जाता है। तो इसलिए हमको जरूर फॉलो करिए, और लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।